in today's session of Business Regulatory Framework of Unit 1, Sale of Goods Act 1930. Let's have today's question. What we are going to discuss is a special type of contract under Sale of Goods Act 1930. Such types of contract are considered as special contracts, and basically when the goods are required to be sent through either sea routes or rail routes, such types of contract are framed, especially for sea routes. So CIF contracts are important. What exactly CIF contracts क्या है exactly वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे. एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जिनका बिजनेस होता है नॉर्मली ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है. सो थोड़ी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली बातें होगी. जब आपने एक सिटी में से यहाँ कह सकते हैं एक कंट्री में से दूसरे कंट्री में या एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में आपने जब गुड्स सेंड करने हैं, ट्रेडिंग करना है आपने, तो किस तरीके से यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, व्हाट अबाउट द रिस्क विच इज अटैच्ड विद द गुड्स. तो ये सारी बातें इसके अंदर होगी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक इज कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग सी रूट्स. सी रूट्स की मदद से जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे या सी रूट की मदद से जो भी चीज़ें बेची जाएगी, तो उसमें कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और क्या सिचुएशन होती है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज, अल्टीमेटली व्हाट आर द requirements that are required to be followed by the parties, ये हम समझने की कोशिश करें. Sometimes the goods are to be delivered to the buyer through sea routes. In all such cases, the parties may enter into certain contracts which governs the delivery of the goods through sea routes. तो वैसे तो हमारे पास बहुत सारे रूट्स हैं. जो बेसिक रूट्स है वो है एक रेल रूट, रेलवे की मदद से माल भेजा जाए, लेकिन वो एक नेशनल लेवल तक ही सीमित रह जाता है. हार्डली कनेक्टिविटी हो रेल्स की, तो अदर कंट्रीज जो पास की नेबरिंग कंट्रीज होगी वहाँ थोड़ा बहुत रेल रूट होगा, उससे ज़्यादा अगर फार डिस्टेंस में तो वो पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है, वो एक लिमिटेशन आ जाती है रेल रूट की. इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स इतने नहीं हो सकते. जबकि हम सी रूट्स की बात करें तो वहाँ पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन सी रूट में भी टाइम ज़्यादा लगता है. लेकिन सी रूट एक सेफ माना गया है, सेफेस्ट माना गया है सबसे ज़्यादा. और तीसरा जो है वो है ये एयर रूट्स, सबसे सेफेस्ट एयर रूट्स, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, सबसे कॉस्टली एयर रूट्स. तो सी रूट्स चीपेस्ट है ऐसा माना जाता है, इसलिए सी रूट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. So friends, there are certain points based on that we are going to make today's discussion. The following are the special contracts of sale which involve the carriage of goods by sea. यानी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने, भेजने हैं, बेचने हैं, पोजीशन ट्रांसफर करना है, ओनरशिप ट्रांसफर करना है विद द हेल्प ऑफ सी रूट्स. तो उसके लिए तीन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है. एक है CFI, दूसरा है FOB और तीसरा है एक्स-शिप कॉन्ट्रैक्ट्स. इन तीनों की चर्चा होगी, लेकिन आज मैं जो आपसे चर्चा करने वाला हूँ वो है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो CIF का फुल फॉर्म है. तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली CIF कॉन्ट्रैक्ट्स है क्या. CIF स्टैंड्स फॉर कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ये इसका फुल फॉर्म है. अब ये एग्जाम्पल से ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा. इफ एक्स ऑफ कंडला agrees to sell 100 bags of wheat at rupees 2250 per bag, CIF लंदन, यानी डिलीवरी लंदन में देनी है, माल जो है वो भेजना है लंदन, तो टोटल अमाउंट कितनी हो रही है सर? 2,25,000. 100 बैग्स मल्टीप्लाई बाय 2,250, तो आ जाएगा 2,25,000 टोटल अमाउंट हो रही है. ये जो टोटल अमाउंट है इसके अंदर किन चीज़ों का समावेश होगा? तो एक तो होगा सर प्राइस ऑफ गुड्स, दैट इज द कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस समझ लीजिए, प्लस इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की कीमत होगी. इसके अंदर इन चीज़ों का समावेश हो चुका है. एंड फ्रेट, तो जो भी फ्रेट होगा वो फ्रेट भी पे करना होगा टिल लंदन, लंदन तक का जो फ्रेट बनता है वो फ्रेट पे करना होगा. सो CIF कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तीन चीज़ों का समावेश होता है. जो भी प्राइस फिक्स की गई है उसके अंदर कॉस्ट होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट.
CIF contracts, the charge of insurance during transit and freight charges are paid by the buyer. Are paid by the buyer where the buyer orders the goods from a seller residing abroad under a CIF contract. The seller will insure the goods and deliver them to a shipping company for transmission to the buyer. In case of such contracts, the buyer cannot insist on actual delivery of goods. अब यहाँ बात आ रही है सर, द चार्जेस ऑफ इंश्योरेंस ड्यूरिंग ट्रांजिट एंड फ्रेट चार्जेस आर पेड बाय द बायर। इंश्योरेंस का खर्चा और फ्रेट का खर्चा बायर पे करेगा। जो प्राइस है, जो इनवॉइस प्राइस होगी, जो भी हमने देखा इनवॉइस प्राइस, द सम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो 2,25,000 देखा, उसके अंदर कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट एडेड था। तो जो इंश्योरेंस का जो चार्ज होगा, यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो होगा प्लस जो फ्रेट का चार्जेस होगा, ये कौन बेयर करेगा सर? बायर बेयर करेगा। मींस सेलर ने अगर इंश्योरेंस निकाल लिया है बायर के लिए, फ्रेट चार्जेस पे कर दिए हैं बायर के लिए, तो लेटर ऑन बायर हैज टू पे दैट ऑल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्लस फ्रेट एक्सपेंसेस। हो सकता है सेलर ने पे किया हो फिलहाल, लेकिन बाद में जो प्राइस है उसके अंदर ऐड कर दिया गया है, तो अल्टीमेटली कौन पे कर रहा है? बायर पे कर रहा है। वेयर द बायर ऑर्डर्स द गुड्स फ्रॉम अ सेलर residing abroad under a CIF contract, the seller will insure the goods and deliver them to the shipping company for transmission। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि इंश्योरेंस लेने का काम सेलर को होगा, लेकिन ये प्राइस के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अल्टीमेटली वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कौन कर रहा है? अल्टीमेटली बायर विल हैव टू बेयर दैट एक्सपेंसेस। In case of such contracts, buyer cannot insist on actual delivery of goods। यहाँ actual delivery of goods possible नहीं है। यहाँ गुजरात से माल भेज रहा है सी रूट्स की मदद से, और माल भेजना है लंदन इंग्लैंड में, तो उस सिचुएशन में फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। डिलीवरी कैसे मिलेगी? शिपिंग डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे। शिपिंग डॉक्यूमेंट, जैसे आपने माल जहाज पे चढ़ाया, बिल ऑफ लैडिंग रेडी होगा, डॉक्यूमेंट्स टू टाइटल टू गुड्स, पहला टॉपिक पढ़ा था हमने यूनिट 1 में। डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स कौन सा बनेगा? अगर माल जहाज पे चढ़ाया जा रहा है तो शिपमेंट किया जा रहा है, माल को शिपिंग, माल का शिपिंग किया जा रहा है, गुड्स आर शिप्ड ऑन द शिप, ऐसी सिचुएशन है, तो वहां पे बिल ऑफ लैडिंग रेडी किया जाएगा। ठीक है, ये बिल ऑफ लैडिंग सेंड करना है किसे? बायर को। तो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स इनफ है टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, लाइक सिंबॉलिक डिलीवरी, हमने पढ़ा था सिंबॉलिक डिलीवरी, कि जहां आप अगर डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं बायर को, तो वहीं ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, ऐसा माना जाता है। सो यहाँ पॉसिबिलिटीज नहीं है। जस्ट अ मिनट, हाँ रिकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, mere tender means offer to deliver of shipping documents is sufficient performance on part of seller to entitle him to claim payment। मीन्स यहाँ सेलर ने क्या करना है सर? माल जहाज पर चढ़ा देना है, और उन्होंने जो शिपिंग डॉक्यूमेंट है, जितने भी शिपिंग डॉक्यूमेंट है, कौन कौन से शिपिंग डॉक्यूमेंट होगा? एक इनवॉइस प्राइस वाला बिल होगा, यानी बिल कह सकते हैं हम। दूसरा क्या होगा सर? दूसरा होगा इंश्योरेंस का पेपर होगा, इंश्योरेंस पेपर्स या इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं। बिल ऑफ लैडिंग होगा। तो ये जितने भी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स है, सफिशिएंट शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, ये ट्रांसफर कर देने हैं सेलर को, बायर को दे देने हैं। जैसे ही ये शिपिंग डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं और सेलर इसे डिलीवर कर देता है, ही इज रेडी टू डिलीवर सच डॉक्यूमेंट्स टू द बायर, उसी वक्त ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है एंड सेलर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द पेमेंट ऑल्सो। वो पेमेंट भी मांग सकता है। माल चढ़ा दिया जहाज पे, ये रहा आपके डॉक्यूमेंट्स, पैसे दीजिए। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं बायर को, बायर इज एंटाइटल्ड टू पे द प्राइस, उसे पेमेंट कर देनी है। फिर भले माल 10 दिन बाद आ रहा हो जहाज में, आपको डॉक्यूमेंट मिल गया, मीन्स यू हैव टू पे। ऐसा एक केस की डिटेल में ऐसे जजमेंट दिया गया है, चौरंगी मैसर्स चौरंगी सेल्स ब्यूरो लिमिटेड वर्सेस SIT वेस्ट बंगाल
CIT वेस्ट बंगाल 1973 का ये केस था, जिसमें ये लास्ट लाइन जो हमने देखी ऐसा जजमेंट दिया गया है। सो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो सेलर बेनिफिटेड है, सेलर को प्रोटेक्शन मिलता है, उसका पेमेंट कहीं जाने वाला नहीं है। CIF contract is performed by delivery of the shipping documents through a bank. शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हम बैंक थ्रू भेज सकते हैं, और बैंक को ऐसी सूचना भी दे सकते हैं कि जब तक पेमेंट ना हो तब तक आपने डॉक्यूमेंट्स देने नहीं है। सो ऐसी सूचना भी हो सकती है बैंक को। एंड नॉट बाय एक्चुअल डिलीवरी, यहाँ एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, लेकिन शिपिंग डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरी, और यहाँ इंटरमीडियरी सबसे सेफेस्ट इंटरमीडियरी बैंक है, और कस्टमर बैंक की बात मानते भी है नॉर्मली। द डिलीवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इंडिकेट्स सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ द गुड्स। मैंने कहा वैसे अभी आपको कि यहाँ जो डिलीवरी ऑफ गुड्स दी जा रही है, एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल नहीं, सिंबॉलिक डिलीवरी होगा। हम डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, डॉक्यूमेंट्स की मदद से जैसे डॉक्यूमेंट्स बायर को मिले मीन्स द गुड्स आर डिलीवर्ड, ऐसा मान लिया जाता है। भले गुड्स आर इन ट्रांजिट, भले फिर वो रास्ते में हो, फिर भी ऐसा माना जाता है दैट द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय डिलीवरिंग द डॉक्यूमेंट्स, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। द बायर ऑब्टेन्स डिलीवरी ऑफ द गुड्स against the receipt of documents for which the buyer pays. The buyer obtains the delivery of the goods against the receipt of the documents for which the buyer pays. तो बायर को क्या मिलने वाला है सर? डिलीवरी मिलेगी, लेकिन कैसे डिलीवरी मिलेगी? डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, और डॉक्यूमेंट्स दिखा के डिलीवरी तो मिलनी है, लेकिन पेमेंट भी करना है। तो पेमेंट ऑफ प्राइस करनी है, एंड देन ही इज सपोज टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स विद द हेल्प ऑफ द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। However, in case of loss or damage to the goods in the course of transit, the buyer can recover the damage from the insurance company or shipping company. अब ऑप्शन है, ऑप्शंस अवेलेबल है, बायर के पास ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर जहाज सी रूट के हिसाब से माल आ रहा है और अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, डैमेज हो गए, तो बायर कहाँ से रिकवरी कर सकता है सर? बायर कैन रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अगर इंश्योरेंस लिया है, नॉर्मल इंश्योरेंस लेते हैं CIF कॉन्ट्रैक्ट में, तो इंश्योरेंस अगर लिया है तो वहां से रिकवरी हो सकती है। अगर मान लीजिए इंश्योरेंस नहीं लिया है तो कहाँ से रिकवरी हो सकती है? जिस जहाज में माल आ रहा था उस जहाज की कंपनी से हम रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस अगर लिया हो तो बेटर है। कभी कभी हो सकता है हम शिपिंग कंपनी से हम केस हार जाए, तो उस सिचुएशन में हमारे चांसेस 50-50 हो जाते हैं अगर हम इंश्योरेंस नहीं लेते। इंश्योरेंस लेने से हमारे चांसेस ज़्यादा फेयर हो जाते हैं, ऐसा नॉर्मली माना जाता है, और ऐसा फील भी किया गया है, एक्सपीरियंस भी किया गया है विद द हेल्प ऑफ वेरियस केसेस। In a CIF contract, if there is a breach of contract or if the goods are not according to the contract, the buyer may reject the goods and recover the price paid by. अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेलर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे कि मान लीजिए जिस तरीके का, जिस वर्णन का गुड्स लिखवाया था डिस्क्रिप्शन या सैंपल के हिसाब से जो गुड्स लिखवाए थे बायर ने, वैसे गुड्स नहीं निकले, क्वालिटी वाइज हो सकता है या डिस्क्रिप्शन वाइज हो सकता है, ब्रांड के हिसाब से गुड्स नहीं निकले, तो बायर गुड्स गुड्स की डिलीवरी एक्सेप्ट करने से रिजेक्शन कर सकता है। ये में नॉट एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, यहाँ अगर डिलीवरी ले भी लिए तो रिटर्न करने की बात हो सकती है, और पूरी प्राइस रिकवरी की जा सकती है। वहाँ पे बायर कैन रिकवर द होल प्राइस ऑफ द गुड्स। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द सेलर इन सच कॉन्ट्रैक्ट्स। सेलर की ड्यूटी क्या हो? सेलर की ड्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। टू इशू इनवॉइस ऑफ द गुड्स सोल्ड शोइंग द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। इनवॉइस प्राइस के हिसाब से गुड्स फ्रेम करके इशू करना है, इनवॉइस प्राइस रेडी करके भेजना है, और जिसमें कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड के हिसाब से इनवॉइस प्राइस फ्रेम करनी है, यानी कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस जो भी फ्रेट है, इस तरीके से इनवॉइस प्राइस रेडी करना है, इशू करना है। टू शिप द गुड्स of the description contained in the contract at the port of shipment within the time specified, or if no time is specified then within a reasonable time। तो गुड्स का शिपमेंट करना है ऑफ द डिस्क्रिप्शन, जिस डिस्क्रिप्शन का गुड्स है उसी डिस्क्रिप्शन के गुड्स का शिपमेंट करना है। कंटेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, जो पोर्ट की बात की गई है, जिस जगह से शिपमेंट करने की बात की है, यहाँ जिस जगह पे डेस्टिनेशन जो दिया गया है, जो जो द पोर्ट ऑफ बायर जो डिसाइड किया गया है, वो भी उसके हिसाब से पूरा शिपमेंट करना है, और विथ इन रीजनेबल टाइम करना है। टाइम लिमिट जो दी गई है उस टाइम लिमिट के अंदर, अगर टाइम लिमिट नहीं दी गई तो रीजनेबल टाइम के अंदर ये पूरा
गुड्स को चढ़ाना है, शिपमेंट ऑफ गुड्स सही समय पे हो जाना चाहिए, जिस डिस्क्रिप्शन का गुड्स बोला है उसी डिस्क्रिप्शन का गुड्स होना चाहिए, और जिस पॉट पे डिलीवरी लेने की बात हो रही है उसी पॉट पे होना चाहिए, उसी पॉट पे डिलीवरी मिलनी चाहिए बायर को, सही समय पे मिलनी चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान सेलर ने रखना है, उसकी ड्यूटी है। उसके बाद है टू ऑब्टेन, या कह सकते हैं टू प्रोक्योर, टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एफरेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल बिल ऑफ लेडिंग अंडर विच द गुड्स विल बी डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेने हैं। कौन कलेक्ट करेगा? सेलर कलेक्ट करेगा, रेडी करेगा। रेडी करने के बाद उसकी ड्यूटी बनती है कि वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को भी सेंड करना है उसे। बिल ऑफ लेडिंग मान लीजिए रेडी किया है फ्रेट भर के, तो फ्रेट भरने के बाद जो बिल ऑफ लेडिंग रेडी हुआ है, अंडर विच द गुड्स विल बी डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन, वहाँ उसमें सारी डिटेल्स लिखी होगी, फ्रेट पे किया है प्लस डिलीवरी ऑफ गुड्स कहाँ मिलने वाली है, पॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ों का उल्लेख किया होगा बिल ऑफ लेडिंग। उसके बाद आ जाता है इंश्योर करना, गुड्स का इंश्योरेंस लेना। पहले तो इनवॉइस रेडी करना है, शिपमेंट, उसके बाद फ्रेट पे करना है, और उसके बाद आ गया सर इंश्योरेंस की बात आ गई। तो इंश्योर द गुड्स बाय ऑब्टेनिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी, टू अरेंज फॉर एन इंश्योरेंस अपॉन द करंट टर्म्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द बायर। बायर को नुकसान नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस जो लिया जा रहा है वो सेलर लेता है नॉर्मली, और सेलर किसके बिहाफ में इंश्योरेंस ले रहा है? बायर के बिहाफ में। और ये इंश्योरेंस की प्राइस इनवॉइस प्राइस के अंदर वो इंश्योरेंस प्रीमियम का जो भी खर्चा हुआ है, जो भी प्रीमियम पे किया गया इनवॉइस के अंदर ऐड किया जाएगा। अल्टीमेटली ये किसके बेनिफिट के लिए? बायर के बेनिफिट के लिए, कि अगर गुड्स को रास्ते में कुछ हो गया तो, इसलिए बायर के बेनिफिट के लिए इंश्योरेंस लेना जरूरी है। टू सेंड शिपिंग डॉक्यूमेंट्स टू द बायर, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रेडी हुए हैं भेज देना है, ये लास्ट ड्यूटी है सेलर की, सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। जो भी चीज़ें रेडी हो गई है, माल जहाज पे चढ़ा दिया है, इनवॉइस रेडी हो गया है, फ्रेट यानी कि बिल ऑफ लेडिंग जिसमें फ्रेट की डिटेल होगी, इंश्योरेंस निकाल ली है, ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जितने भी रेडी हो गए हैं वो सारे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बायर को भेज देने हैं, क्योंकि तभी वो माल की डिलीवरी ले पाएगा। देन ओनली द बायर इज एनेबल टू टेक द डिलीवरी ऑफ द। तो ये ड्यूटीज हो गई सेलर की, बहुत ही आसान है। ड्यूटीज ऑफ द बायर, बायर की ड्यूटी क्या होगी? सिर्फ सेलर की ड्यूटी नहीं है, बायर की भी ड्यूटी है। तो बायर की ड्यूटी समझते हैं। बायर को क्या करना है सर? एक्सेप्टेंस करना है। किस चीज का एक्सेप्टेंस करना है? एक्सेप्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स करना है। To accept the documents if they are complete and regular and pay the price less the freight on delivery of the documents. The buyer is bound to do so even if the goods have been destroyed, for he has a remedy against the insurer of the goods. अगर बायर ने फ्रेट पे किया है तो वो फ्रेट के एक्सपेंसेस उसमें से प्राइस उसमें से लेस कर सकता है। टू एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स का एक्सेप्टेंस करना है। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं, कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। इनवॉइस प्राइस, बिल ऑफ लेडिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारे जो मेन मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं वो सारे जब तक कंप्लीट फॉर्म में ना मिल जाए, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो अगर सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, सेंड किए गए, तो उसका एक्सेप्टेंस करना है। और इसका एक्सेप्टेंस करने के बाद क्या करना है सर? ही इज सपोज टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। पर पहले गुड्स की डिलीवरी लेने से पहले उसे डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेना है, और जैसे ही डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिलेगी उसे प्राइस पे करना है। डॉक्यूमेंट मिले यानी प्राइस पे करना है। और अगर फ्रेट अगर पहले से बायर ने पे किया हुआ है, सेलर को दिया हुआ है, तो उसकी वो उसमें प्राइस में से लेस करके पे कर सकता है। द बायर इज बाउंड टू डू सो इवन इफ द गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, और ही हैज अ रेमेडी अगेंस्ट द इंश्योरर ऑफ द गुड्स। अब मान लीजिए जैसे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद अगर माल नहीं मिला तो, मान लीजिए गुड्स निकल चुके हैं एक पॉट से, और दूसरे पॉट यानी कि पॉट ऑफ डेस्टिनेशन, यानी जहाँ पे आपको माल मिलने वाला है आपकी कंट्री में, आपकी सिटी में, वहां तक माल पहुंचा ही नहीं। तो द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट। रास्ते में अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या किया जाएगा? फिर रेमेडी क्या होगी सर? पे प्राइस तो आपने पे कर दी है, तो अब क्या? सर कोई चिंता नहीं, इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो इंश्योरेंस लिया हुआ है तो हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। हमारे लिए आसान हो गया, बायर प्रोटेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। सो टू एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट्स एंड टू पे द प्राइस, ये पॉइंट बनता है। लेकिन पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। एक्सेप्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट होगा
तो पेमेंट ऑफ प्राइस होगी। So to pay the price of the goods and cost of unloading, custom duties, etc. ascertained on the arrival of the goods. प्राइस पे करनी है, साथ साथ में जो और खर्चे हो रहे जैसे कस्टम ड्यूटीज, अनलोडिंग कॉस्ट यानी जहाज पे से माल उतारना, जहाँ पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन है, बायर की जो जगह है वहाँ पे गुड्स पहुँचे हैं। मान लीजिए कंडला से लंदन माल भेजा गया है, तो लंदन में जहाँ माल पहुँचा है तो लंदन से माल को अनलोड करना है और जो कस्टम ड्यूटी होती है वो पे करके अपने शहर में लेके जाना है अंदर। ठीक है, और ये जो भी खर्चा है ये बायर को पे करना है प्राइस के साथ साथ। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी सीएफ कॉन्ट्रैक्ट में। एट व्हाट टाइम द ओनरशिप इज ट्रांसफर, इसकी तो हमारी चर्चा एग्जैक्टली हुई नहीं है क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट आया ही नहीं बीच में, लेकिन फिर भी एक बार अंत में समझ लेते हैं कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब हो रही है। व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड, व्हेन द ओनरशिप इन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट। शायद शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले आपको, तो आपको पता होना चाहिए। इन केस ऑफ सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट्स the ownership of the goods is transferred to the buyer when the shipping documents are delivered to the buyer and he receives them by paying price of the goods. Paying price of the goods. सिर्फ डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने से डिलीवरी नहीं मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने के बाद प्राइस भी पे करनी है, पूरे कंसाइनमेंट की प्राइस पे कर देनी है, तब आपको ओनरशिप ट्रांसफर होगी। आप डॉक्यूमेंट्स लेके बैठ गए, प्राइस पे नहीं कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। यहाँ हो सकता है आपको ऐसा कहा जाए पहले प्राइस पे करिए फिर डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा तो ही आपको ओनरशिप ट्रांसफर होगी। नॉर्मली ऐसा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैंक, बैंक की मदद से ये काम हो सकता है और बैंक को ही इंटरमीडियरी तरीके रखा जाता है क्योंकि मैंने कहा वैसे द कस्टमर्स नॉर्मली द अननोन कस्टमर्स, अननोन बायर एंड अननोन सेलर है, शायद एक दूसरे को जानते भी ना अच्छे से, तो वहाँ पे बैंक एक ट्रस्टी की तरीके काम कर सकता है। बैंक कैन एक्ट एज ए ट्रस्टी बिटवीन बोथ द पार्टीज। दोनों को शायद एक दूसरे पे ट्रस्ट ना हो लेकिन बैंक पे तो ट्रस्ट रहेगा ना, बैंक तो है ना बीच में, वो संभाल लेगा। इस तरीके से बैंक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सिचुएशन में। तो ये जो भी मैंने चर्चा की ये एक केस में इस तरीके से डिसाइड किया गया था कि ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बायर को मिलेंगे, उसको डिलीवर किए गए हैं यानी उसको मिलेंगे, प्लस वो प्राइस भी पे करेगा। तो ऐसा एक केस की डिटेल में डिसाइड किया गया है, स्मिथ एंड कंपनी वर्सेस टीडीबी एंड कंपनी 1940 का केस है। Thus on buyer's refusal to take the shipping document, the seller claim the damages for the breach of contract and not the price of the goods. अगर बायर जो है रिफ्यूज कर दे टू टेक द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स लेने से मना कर दे, तो इस सिचुएशन में सेलर क्या कर सकता है, सेलर कैन क्लेम द डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डैमेजेस क्लेम कर सकता है, प्राइस क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किए। डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा तो ओनरशिप ट्रांसफर होगा। समझ में आ रही मेरी बात? सो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस होगा तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी। अगर वो डॉक्यूमेंट ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स ही एक्सेप्टेंस नहीं करेगा इसका, ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी तो प्राइस की रिकवरी नामुमकिन है। हाँ, लेकिन डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपको एक्सेप्टेंस करना चाहिए, नहीं किया था, ब्रीच हो गया, डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं अगर कोई नुकसान होता है तो सेलर।